Namaskar. Today once again I am before you with the chapter Agriculture. And in today's chapter we will study about types of agriculture. And in those types we have to read a type of agriculture or farming. I have written agriculture oblique farming. In some books you'll find agriculture is written there, and in some books you'll find farming is written there. There is slight differences between agriculture and farming. इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है. एग्रीकल्चर इज ए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, whereas farming includes cultivation of crops and raising of livestock for livelihood. In recent definition, you'll read farming includes cultivation of crops, raising of livestock, as well as fisheries also. So it has broader prospects in respect of agriculture. अब एग्रीकल्चर और फार्मिंग यहाँ दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है, खेती के अर्थ में, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के अर्थ में. यहाँ हम लोग जितने प्रकार पढ़ेंगे खेती के, फार्मिंग और एग्रीकल्चर के, उसमें से आज हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और फार्मिंग, अर्थात प्रारंभिक जीविका कृषि या प्रारंभिक जीवन निर्वहन कृषि. सबसे पहले तो व्यूअर, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये आदिकाल से कृषि कार्य हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, और खेती को ये तीन कारक जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता रहा है. समय के साथ जैसे जैसे हमारी संस्कृति विकसित हुई, हमारे समाज विकसित होते गए, उस खास क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिवेश और प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कंडीशन, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दशाएं, ये तीन कारक मुख्य रूप से कृषि को प्रभावित करता रहा है. भौगोलिक पर्यावरण में, भौगोलिक परिवेश में तापमान, वर्षा की मात्रा, मिट्टी के प्रकार खेती को प्रभावित करता रहा है. जब हम आगे एक एक करके फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो उन फसलों के साथ साथ उस फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी, उचित तापमान और वर्षा के मात्रा के बारे में भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे. ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये रही बातें. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होते चला गया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते चला गया, तो सोइंग से लेकर के बोने से लेकर के निराई, गुराई, कटाई, खेती के प्रत्येक कार्यों में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता रहा. और जैसे जैसे हमारी संस्कृति विकसित होती चली गई, नए नए टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हमारे सामने आते गए, जो खेती को सहज और सुलभ बनाते चला गया. सोशियो इकोनॉमिकल कल्चरल कंडीशन, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाएं. जिस तरह के समाज होंगे, अगर समाज आर्थिक रूप से सबल और संपन्न है तो निश्चित रूप से वह एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि कार्य में करेंगे, खेती में करेंगे, और उसे अधिक से अधिक उपज प्राप्त होगा. कहने का मतलब ये है कि
समाज जितने अर्थ के मामले में संपन्न होंगे वह उतना अधिक लाभ अपने द्वारा किए गए कार्यों से प्राप्त करना चाहेगा और लाभ प्राप्त करने के लिए वे एडवांस टेक्नोलॉजी का टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का प्रयोग उन कार्यों में करते हैं। ठीक उसी तरह से वे कृषि कार्य में भी करेंगे और अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे न्यूनतम समय के अंदर। तो ये 3 कारक है जो कृषि को प्रभावित करता है। लेकिन आज हम लोगों को मुख्य रूप से प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कृषि के प्रकार में से एक है जिसको पढ़ना है और इसके अंतर्गत हमें इन 3 चीज़ों को समझना है। पहला टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक तो ये कृषि के प्रकारों में से एक है। दूसरा देयर नेचर्स एंड फीचर्स, उसके प्रकृति, उसके स्वभाव और लक्षण और उसके नोमेनक्लेचर्स। इस तरह के जो कृषि कार्य होते हैं देश के अलग अलग भागों में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब स्थानीयता के आधार पर उसका नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रारंभिक जीविका कृषि, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, ये प्रारंभ से हमारे समाज में चलता आ रहा है इस तरह के कृषि कार्य। और अभी भी जहाँ गुर्बत है, गरीबी है, वैसे क्षेत्र जहाँ भूमि की पर्याप्तता है, जहाँ किसी का स्वामित्व देखने को नहीं मिलता है, वैसे क्षेत्र में इस तरह के कृषि कार्य जहाँ तहाँ भारत के अंदर किया जा रहा है। प्रारंभिक जीविका कृषि, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात स्थानांतरित कृषि। इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात दहन एवं कर्तन कृषि। और इसमें जो किसान होते हैं वे गरीब होते हैं। बीपीएल आज के डेट में उसे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल के आय वर्ग के लोग मानेंगे। इस तरह के लोग इस कृषि कार्य में होते हैं। उसके पास कैपिटल का अभाव होता है, पूंजी का अभाव होता है और वे जो है जिस भूभाग पर उसे कृषि कार्य करना होता है उस भूभाग के झाड़ियों को, जंगलों को जलाकर उस जगह पर जो वह उस झाड़ियों के जलने से जो मिट्टी तैयार होता है उसी मिट्टी में वह कृषि कार्य आरंभ करता है। और इस तरह की कृषि इस वजह से नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पर आधारित होता है और यह वर्षा आधारित कृषि होता है, अर्थात भारत में मानसून पर यह कृषि निर्भर करता है। साथ ही साथ इस और सारे अन्य कारक जो है वह स्थानीयता के आधार पर तय होती है। चूँकि इस तरह के कृषि कार्य में लगे लोग अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस तरह के कृषि कार्य करते हैं, तो जिस भूभाग के जंगलों को, झाड़ियों को जलाकर वह कृषि कार्य करते हैं, 1-2 कृषि वर्ष में फसल लेने के बाद उसे जब लगता है कि इसकी फर्टिलिटी समाप्त हो गई है तो उस भूभाग को, उस क्षेत्र को छोड़कर फिर दूसरे भूभाग में चले जाते हैं। वहाँ के जंगलों को साफ कर, जलाकर फिर उस पर वह कृषि कार्य आरंभ करते हैं, फ्रेश लैंड पर। इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और फार्मिंग कहते हैं। इस तरह के कृषि में जो प्रिमिटिव टूल्स हैं जैसे हल, फार, कुदाल, खुरपी इत्यादि का प्रयोग होता है। इसमें कोई आधुनिक टूल्स, मॉडर्न टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का प्रयोग नहीं होता है। परिणामतः क्या होता है, जिस हल का प्रयोग
किसान इस कृषि कार्य में करते हैं उससे गहरी जुताई नहीं होती है। किसी तरह से किसान खेत में अनाज बो देते हैं और फिर फसल जब तैयार हो जाता है तो उसको काट लेते हैं और उस उत्पादन से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण मात्र करके संतुष्ट अपने आप को पाते हैं। इसमें आप देखें कि डिपेंड्स अपॉन मानसून रेन, नेचुरल फर्टिलिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया कि यह वर्षा आधारित कृषि होता है और भारत में इसे मानसून रेन पर आधारित कृषि कह सकते हैं। उसमें चूँकि वह कोई खाद बीज का प्रयोग करने में समर्थ नहीं होता है, गरीब होता है, इसलिए जिस भूभाग पर वह कृषि कार्य इस तरह के कृषि कार्य करते हैं उस भूभाग पर जब उसे लगता है कि उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो गई है, उस भूभाग की उर्वरता समाप्त हो गई है, तो फिर दूसरे भूभाग पर जाकर वहाँ के जंगलों की सफाई कर जलाकर फिर उस भूभाग पर कृषि करता है। तो इसलिए यह कह सकते हैं कि वह नेचुरल फर्टिलिटी पर आश्रित होता है। और सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, उस स्थान के टेम्परेचर के हिसाब से वह इस कृषि कार्य को करते हैं। वर्षा के मात्रा के आधार पर, फिर लैंड फॉर्म्स के आधार पर, लैंडस्केप्स के आधार पर वह कृषि कार्य करते हैं। और इसमें जो इसका जो प्रोडक्टिविटी है वह लो होता है, क्योंकि इसमें कोई खास टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कोई फर्टिलाइज़र का ये प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि इसमें वे समर्थ नहीं होते हैं। सिर्फ वो अपने और अपने परिवार के पेट भरने के लिए कृषि कार्य करते हैं। इसलिए इसका पर हेक्टेयर, पर यूनिट, पर इकाई भूमि का जो उत्पादन होता है वह न्यूनतम होता है, न्यून होता है। और इसमें जो फसल उगाए जाते हैं वह खास करके जो स्टेपल क्रॉप्स है वहाँ का, वह होता है राइस, मेज और कुछ इलाके में अब जाके कैश क्रॉप्स भी उगाए जाने लगे हैं, उत्पादन किए जाने लगे हैं, जैसे कॉटन, जूट, पोटैटो, बीन्स, वेजिटेबल्स इत्यादि वहाँ उगाए जाते हैं। सबसे खास बात यहाँ इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है और गाहे बगाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने वाले प्रतियोगियों के लिए और बच्चे जो अभी 10th में एग्ज़ाम देंगे उसको मैं बताना चाहूँगा कि अभी अगर इसको सही तरीके से आप याद कर लेंगे तो आप जब कॉम्पिटिटिव एज में पहुँचेंगे तो उस समय आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। कहा जाता है कि सैनिक प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाता है उसे जंग के मैदान में उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। इसलिए छात्रों, जब आप अभी अच्छे ढंग से इसको याद कर लेंगे, अभी थोड़ा मेहनत कर लेंगे, ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, तो परीक्षा के समय में, प्रतियोगी परीक्षा के समय में आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उस बचे हुए समय का सदुपयोग किसी और जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, समसामयिकी की चीज़ें हैं, उस पर कर सकेंगे। इसलिए इसको आप निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक देखें। जैसे जो स्थानीयता के आधार पर नाम है और उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इसको देख लें। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो सबसे पहला नाम है झूमिंग। झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में खास करके इस तरह के कृषि को इस नाम से जाना जाता है। फिर दीपा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जाना जाता है। मतलब इन इलाकों में इसे दीपा नाम से जाना जाता है।
फिर आपको पामलाओ मणिपुर, जबकि यह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ही एक स्टेट है, फिर भी इस स्टेट में इसे पामलाओ के नाम से जानते हैं। फिर मध्य प्रदेश में इसे वेवार या दहिया के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इसे पामाडावी, कोमन या ब्रिंगा के नाम से जानते हैं। जबकि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसे वॉलरे या भालरे के नाम से जानते हैं। हिमालयन बेल्ट में इसे खिल के नाम से जानते हैं और झारखंड में कुरुआ के नाम से इसे जानते हैं। फिर वेस्टर्न घाट जो इलाका है उस इलाके में इसे कुमारी के नाम से जानते हैं। तो देख लीजिए कि खास करके जिस स्टेट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे और उस स्टेट से जुड़े हुए जो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का नाम है, जुड़ा हुआ नाम है, यह प्रायः पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखें। सीबीएसई के बुक में ये सारे फैक्ट तो आपको बीएसईबी में जो बुक लागू है बिहार बोर्ड में, उसमें भी ये सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन सीबीएसई के बुक में ये अलग से फैक्ट दिए हुए हैं, इसको भी आप याद कर लें। जैसे मिपला मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिपला के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसोले के नाम से जाना जाता है, जबकि इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। ये रहा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसे पढ़ के लाभ उठाएंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।